शेयर बाज़ार के अंदर कभी भी स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, कभी भी रिपोर्टें चेंज हो सकती है और कभी भी कुछ भी चीज़ें बाज़ार के अंदर हो सकती है। इसलिए जब तक कि हम बाज़ार की नीतियों को नहीं समझेंगे, न्यूज़ का मकसद नहीं समझेंगे, खेल को नहीं समझेंगे, तब तक के बाज़ार से मिलने वाला कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। इस न्यूज़ से ये प्रतीत हो रहा है कि वेदांता के ऊपर निगेटिव असर पड़ रहा है और हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी, क्योंकि शॉर्ट से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जो रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जो टैग लग गया था फ्रॉड का, उसे कैनरा बैंक ने वापस ले लिया है और इससे आपको देखने को मिला है कि आर पावर और आर इंफ्रा में काफ़ी गिरावट भी आई है। आज ये न्यूज़ आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जियो का आईपीओ 2025 में आने वाली न्यूज़ हमने पहले भी देखी थी। एक न्यूज़ और आ रही है जहां पर जियो के आईपीओ के बारे में अपडेट दिया है। शॉर्ट सेलर अमेरिका ने जिस तरीके से वेदांता की कंपनी के ऊपर जो चीज़ें की हैं उससे वेदांता के शेयर गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी वेदांता ने अपनी मीटिंग की और डीमर्जर के बारे में कुछ विशेष तौर पर बताया। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे ऑयल इंडिया और गेल जो है राजस्थान के जो बिजली संयंत्र है उसको 15 साल तक के गैस आपूर्ति करने के लिए उन्होंने एक चीज़ें की है, समझौते किए हैं, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। देखो सर, हमारी प्रत्येक वीडियो न्यूज बेस है, साइकोलॉजी बेस है। और कल भी मैंने आपके लिए जैसे जेपी पावर के ऊपर वीडियो बनाई थी और काफ़ी आपसे ही पूछा था कि जिस तरीके से जेपी पावर के अंदर जेपी सेट की 24% की हिस्सेदारी है, क्या वो हिस्सेदारी जो जेपी सेट को ख़रीद रहा है वो भी उसके पास चली जाएगी? एक संकोच वाला ये विषय था और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और अच्छी प्रतिक्रिया दी है। आप कमेंट भी जाकर देख लेना। देखो सर, जब तक कि हम बाज़ार की नीतियों को नहीं समझेंगे, न्यूज़ का मकसद नहीं समझेंगे, खेल को नहीं समझेंगे, तब तक के बाज़ार से मिलने वाला कुछ नहीं है। तेजी गिरावट ये तो निरंतर होने की स्थितियां हैं। इस स्थितियों से अगर आप किसी चीज़ को बेकार समझ लें, अच्छा समझ लें, तो मिलने वाला बाज़ार से कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए जब भी आप अपनी प्रतिक्रिया को किसी भी कंपनी के ऊपर रखें तो उसको हर एक तरीके से आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहली कंपनी लेते हैं हम जियो। जिस तरीके से आईपीओ लाने के लिए बता रही थी, तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर इस न्यूज़ को हम सच लें तो सूत्रों के अनुसार, यानी कि ये रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है, कोई ये कंपनी के द्वारा नहीं पता लगा है, लेकिन न्यूज़ आई है द हिंदू में। अंबानी की रिलायंस जियो ने भारत में आईपीओ को इस साल के बाद टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस साल अपना नियोजित आईपीओ लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। ये आप समझ कर चलना भैया, ये न्यूज़ आई है और न्यूज़ में सूत्रों के द्वारा ये पता लगा है। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने इस साल अपने नियोजित आईपीओ को लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है, जिससे देश की सबसे प्रतीक्षित स्टॉक पेशकश में से एक में देरी हो रही है। मामले से परिचित दो लोगों ने कहा है। सूत्र ने बताया कि विश्लेषक द्वारा $100 अरब से अधिक मूल्यांकित जियो अपने दूरसंचार कारोबार के लिए अधिक राजस्व और बड़ा ग्राहक आधार हासिल करना चाहता है। साथ ही आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले अपने मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए अपनी अन्य डिजिटल पेशकशों का विस्तार करना चाहता है। जियो प्लेटफॉर्म के हालिया वार्षिक राजस्व जो $17.6 अरब है का लगभग 80% हिस्सा इसके दूरसंचार व्यवसाय यानी कि रिलायंस जियो के द्वारा आता है। यानी कि ये बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसलिए इसका आईपीओ के बारे में काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। और रिलायंस जियो आपको पता ही है एलन मस्क के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी अस्तित्व के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से स्टारलिंक जो है आपको पता ही है कि आने वाले महीनों में भारत में शुरू होने की संभावना है। उससे पहले ही आपको पता है जियो ने इसके साथ अपनी साझेदारी कर रखी है, जिसके निवेशक में गूगल और मेटा भी शामिल है और अलग अलग चीज़ें जियो ने कर रखी है। और आई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एनवीडिया के साथ भी साझेदारी जो है रिलायंस जियो ने कर रखी है। तो ये इसका जो आईपीओ है काफ़ी अच्छी तरीके से आने की उम्मीदों के साथ बताया जा रहा है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो पहले सूत्र ने कहा
जियो आईपीओ इस साल नहीं होने वाला है, ये संभव ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि कारोबार और अधिक परिपक्व हो, यानी कंपनी अपने कारोबार को और बड़ा मजबूत करने जा रही है। दोनों सूत्रों ने, जिन्होंने रणनीति गोपनीय होने के कारण पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया, कहा कि रिलायंस ने अभी तक संभावित शेयर बाजार पेशकश पर चर्चा के लिए बैंकरों की नियुक्ति नहीं की है। तो रिलायंस ने इस मामले पर रॉयटर्स के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। तो जितनी भी ये न्यूज़ है सूत्रों के अनुसार है, और सूत्रों के अनुसार ये न्यूज़ अच्छे चैनल पर है, ये द हिंदू पे। तो लगता है कि इस साल जियो का आईपीओ आने की उम्मीद नहीं है, और ये सूत्रों के अनुसार है, ये भी आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे सर वेदांता की। तो सर वेदांता की आज एजीएम थी, आपको पता ही है। वायरस रिपोर्ट जो आपको पता ही है कि शॉर्ट सेलर है अमेरिका, उसने कुछ विवादित अपनी चीज़ों को कहा है, और उसके बावजूद भी अनिल अग्रवाल ने डीमर्जर प्रक्रिया पर अपडेट साझा किया। ये आप समझ कर चलना। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने कहा कि तक किए गए प्रत्येक व्यवसाय में $100 बिलियन के उद्यम के रूप में विकसित होने की क्षमता है। यह आज की न्यूज़ है। वेदांता लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का विभाजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत ग्रुप को एल्युमिनियम, तेल एवं गैस, बिजली और बेस मेटल क्षेत्रों में अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कहा, हमें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को जल्द ही जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। तो मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा है, और अभी डेट का हमारे सामने कुछ भी चीज़ें नहीं आई है जिससे हम समझ लें कि भैया ये जो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अभी ये मंजूरी की स्थितियाँ, ये आप समझ कर चलना। इसके लागू होने के बाद वेदांता लिमिटेड में रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले प्रत्येक शेयरों को अलग अलग होने वाली चारों कंपनियों में से प्रत्येक में एक शेयर मिलेगा। ये बात वायरस रिसर्च रिपोर्ट से उपजे विवाद के बीच कही गई है, जो शॉर्ट सेलर था, आपको पता ही है। अच्छा, अग्रवाल ने एल्युमिनियम उत्पादन को 31 लाख टन तक बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की है। साथ ही 30 लाख टन क्षमता वाले एक नए ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम स्मेल्टर के विकास की भी घोषणा की है। हाल ही में 10 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के अधिग्रहण से संसाधन क्षेत्र में कंपनी के पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। 10 महत्वपूर्ण जो खनिज ब्लॉक थे उसका अधिग्रहण जो है वेदांता ने किया, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अब वो समझते हैं कि क्या जो कल न्यूज़ निकल कर आई थी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद वेदांता हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में दूसरे दिन भी गिरावट जारी। ग्रुप के बेस मेटल सीईओ ने दिया इस्तीफा। वेदांता शेयर मूल्य निवेशक आज होने वाली कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अनिल अग्रवाल के भाषण का इंतजार कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि वहाँ मंजूरी मिलने के इंतजार के बारे में अनिल अग्रवाल जी ने बताया है। दूसरा, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर 9 जुलाई को कहा कि उसने वेदांता रिसोर्सेज के कर्जे पर शॉर्ट पोजीशन ले ली है, और कहा कि ये पोंजी स्कीम जैसा है। उसने वेदांता की मूल कंपनी को एक परजीवी होल्डिंग कंपनी बताया जिसका अपना कोई खास संचालन नहीं है, और जो पूरी तरह से अपनी मरणसन्न होस्ट वेदांता लिमिटेड से निकली गई नकदी पर टिकी हुई। यानी कि वेदांता रिसोर्स जो बाहर की कंपनी है उसका कोई भी अस्तित्व जो है इस शॉर्ट सेलर को नहीं दिख रहा है, इसलिए उसने शॉर्ट पोजीशन ले ली है। और उन्होंने आगे कहा कि अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली खनन कंपनी वेदांता को अपने कर्ज चुकाने के लिए व्यवस्थित रूप से हड़प रही है। उन्होंने आगे कहा, अपने अल्पकालिक दायित्व को पूरा करने के लिए वीआरएल की कार्रवाई सीधे तौर पर उसके लेनदारों को मूलधन वसूलने की दीर्घकालीन क्षमता को प्रभावित करती है। स्थिति एक पोंजी योजना जैसी है जहां वेदांता के हितधारक, जिनमें वीआरएल के लेनदारों भी शामिल है, मूर्ख है। ये जो चीज़ें कही गई है, मुझे इस न्यूज़ से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? इस न्यूज़ से ये प्रतीत हो रहा है कि वेदांता के ऊपर निगेटिव असर पड़ रहा है, और हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी, क्योंकि शॉर्ट सेलर ने जिस तरीके से वेदांता रिसोर्स के ऊपर अपनी पोजीशन ली है, तो वो ये भी कह रहा है कि जो भी नकदी निकाली जा रही है वेदांता से, वो अपनी वेदांता रिसोर्स को बचाने के लिए चीज़ें की जा रही है, जो एक सही नीति नहीं है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो अनिल अग्रवाल जी ने डीमर्जर के लिए कह दिया कि मंजूरी मिलने के बाद ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, पर उसकी डेट नहीं आई है। दूसरा, शॉर्ट सेलर ने जिस तरीके से ये स्थितियाँ बताई, तो ये एक निगेटिव असर डाल रहा है, तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, अब बात करेंगे ऑयल इंडिया और गेल ने जो क्या किया है। ऑयल इंडिया और गेल ने राजस्थान बिजली संयंत्र को गैस आपूर्ति समझौते को 15 साल के लिए बढ़ाया है। 1 जुलाई 2025 से प्रभावी नए समझौते के तहत गेल ऑयल इंडिया लिमिटेड से प्रतिदिन 9 लाख मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस प्राप्त करेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जिसे 15 साल तक के बढ़ा दिया। थोड़ा सा और समझें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया ने बुधवार को OIL के राजस्थान क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए अपने मौजूदा गैस बिक्री और खरीद समझौते में 15 साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए। 1 जुलाई 2025 से
प्रभावी नए समझौते के तहत गेल ऑयल इंडिया के पर से प्रतिदिन 9 लाख मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस प्राप्त करेगा। ये गैस स्वच्छ ईंधन के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बिजली कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दी जाएगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जहां पर गेल और ऑयल इंडिया इस समझौते को 15 साल और आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है दोनों कंपनियों के लिए। अब हम समझेंगे जिसकी वजह से रिलायंस इंफ्रा आर पावर गिर गया। वो एक न्यूज़ थी जहां पर फ्रॉड का टैग जो है आरकॉम के ऊपर लग गया था। उसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई, लेटेस्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को समझे तो कैनरा बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशन के ऋण खाते से धोखाधड़ी का टैग हटा दिया है। भैया ये चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि कैनरा बैंक ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने अनिल अग्रवाल की दिवालिया दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के अपने फैसले को वापस लेने का फैसला किया है, जैसा कि ईटी ऑनलाइन द्वारा देखे गए श्वेत पत्र से पता चलता है। कैनरा बैंक ने अंबानी की आरकॉम और उसकी इकाई को 2017 में बैंक से लिए गए 1050 करोड़ रुपए के कथित गबन के लिए धोखाधड़ी वाली कंपनी घोषित किया था। ये ऋण मूल रूप से पूंजीगत व्यय और कंपनी के मौजूदा ऋण के भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए थे। ये आदेश आरबीआई के धोखाधड़ी वाले खातों से संबंधित मास्टर सर्कुलर पर आधारित था, जिसमें ऐसी घोषणाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। तो सर ये जो न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ पर आरकॉम से जो टैग हटा है फ्रॉड वाला, इसकी वजह से आर इंफ्रा गिरे थे। अब ये आज जो चीज़ें वापस हो गई हैं, इससे थोड़ी मजबूती आर पावर और आर इंफ्रा में आएगी, क्योंकि उसकी वजह से तो पहले ये गिर चुके थे। इसलिए शेयर बाजार के अंदर कभी भी स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, कभी भी रिपोर्टें चेंज हो सकती है और कभी भी कुछ भी चीज़ें बाजार के अंदर हो सकती है। इसलिए न्यूज़ से आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, आज जो भी वीडियो मैंने बनाई है भैया न्यूज़ बेस है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी बात बताऊँ, ना कोई मेरा टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।